हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। मैंने बीटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 2008 में, और उसके बाद से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। पिछले 5 साल से मैं वेदांतु में हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैंने करियर पॉइंट, रेजोनेंस, फिटजी और बंसर क्लासेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेरा 16 ईयर्स है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी हिस्ट्री क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आज के सेशन में क्या कवर करने वाला हूं। तो बच्चों, ये जो एनएससीजेएस की प्रयास सीरीज है, इसमें मैं आपको एनएससीजेएस 2024 जो भी एग्जाम होने वाला है नवंबर के अंदर, उसके लिए फिजिक्स की तैयारी करवा रहा हूं। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, और इसमें से हम लोग ये कवर कर चुके हैं, और ये अभी ऑन गोइंग टॉपिक है, ये रनिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर भी क्या क्या कवर हो गया है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनएससीजेएस रैंकर्स 2024 बैच के बारे में। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, और इस बैच के अंदर हम एनएससीजेएस 2024 की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। हर वीक आपके 2 सेशन होंगे, 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के। जरूरत पड़ने पे हम 2 से ज़्यादा क्लासेस भी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कर लेते हैं अगर हमें उसकी ज़रूरत लगती है तो, ठीक है। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे जो कि एनएससीजेएस पैटर्न पे होंगे। ऑफकोर्स जो टीचर्स हैं वो आपके लिए मेंटर और गाइड का भी काम करेंगे। आप लोगों को हम एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जहाँ पे बाकी बच्चे प्रेजेंट होंगे। आप वहाँ पे अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपसे भी उम्मीद यही होगी कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे डाउट पोस्ट कर रहा है और आपको उसका सोल्यूशन आता है तो आप वो सोल्यूशन वहाँ पे शेयर करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, ठीक है। आपको सैम सपोर्ट मिलेगा, विच बेसिकली मीन्स सैम इज स्टूडेंट्स academic mentor, so there will be a person who will be responsible टू टेक केयर ऑफ यू इन वेदांतु। अगर वेदांतु में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आप उनको बताइए, और वो आपको राइट पीपल इन वेदांतु से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तत्व जो होता है दैट इज द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड, ठीक है। इसकी सॉफ्ट कॉपीज आपको मिलेंगी, ठीक है। और लैंग्वेज जो होगी बैच की वो इंग्लिश होगी, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। अब इस बैच की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 4444 रुपीज, लेकिन ये कूपन कोड यूज करके, ये कोड अप्लाई करके VS Pro, दैट इज द कोड, आपको ये बैच जो है ये अप्रोक्सीमेटली 4000 में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, खरीदना कैसे है? तो उसके लिए इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पे क्लिक कर इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ऑन दैट थॉट लेट्स सी कि वर्क एनर्जी पावर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो हमें वर्क डन बाय, हमें वर्क की डेफिनेशन एक तो समझनी है, हमें वर्क डन बाय कॉमन फोर्स देखना है। ये दोनों चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में मैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कवर करने की कोशिश करूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आज हम कितना कर पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए पहले मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस देने दो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। सपोज हमसे कहा गया फाइंड, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एफ, ठीक है। एफ एक फोर्स है जिसको अभी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एफ इन मूविंग अ पार्टिकल, फ्रॉम, ठीक है, 0,0 z XY प्लेन में पॉइंट था, ठीक है, टू लेट्स से 2,1 इस तरह का, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ, तो अब मैं f की अलग अलग वैल्यूज दे देता हूं। जैसे अगर f सपोज करो मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है। या फिर f मान लो अगर कुछ इस तरीके से है, जैसे xi कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस k कैप, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके का है जहाँ तक, ठीक है। और एक तीसरा केस और ले लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे केस के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, कि f को मैं लिख देता हूँ सपोज xy i कैप प्लस लेट्स से x स्क्वायर y j कैप, ठीक है। मान लो इस तरह की कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो इन 3 केसेस में हमें वर्क डन बाय f निकालना है। तो ये क्वेश्चन
कैसे सॉल्व करना है ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था उसको जब हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम किसी तरह की समस्या में फंस जाते हैं क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो हमको बता रखा है कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और फर्स्ट केस में हमको जो फोर्स दे रखा है, ठीक है, नोटिस करो ये कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा है, यानी कि ये जो फोर्स है ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, ना तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना ही ये लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल जब यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूं तो 0,0 तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, 0,0 ओरिजिन हो गया, 2,1 यहां कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सच दैट कि गलत मार्क कर दिया मैंने बच्चों, मैंने 1,2 के हिसाब से मार्क कर दिया है, 2,1 मार्क करना है ना हमें, 2,1 राइट। ठीक है, तो 2,1 की जो लोकेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, सच दैट कि ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, तो ये 2,1, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि हम पार्टिकल को यहां से यहां तक ले गए हैं। ध्यान देना इस बात पे कि क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं कहा है कि हम यहां से यहां तक कैसे लेके गए हैं। ठीक है, हम सीधी स्ट्रेट लाइन में लेके जा सकते हैं, हम पहले ऐसे जाके फिर ऐसे जा सकते हैं, या हम इधर घूम के फिर ऐसे जा सकते हैं, या हम किसी भी और पाथ पे जा सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट ऑप्शंस अवेलेबल एज फार एज द पाथ इज कंसर्न्ड। ठीक है, द क्वेश्चन डजंट स्पेसिफाई द पाथ, लेट्स सी वेदर वी नीड इट और नॉट। तो पहला फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने देखा था कि वर्क कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, आप सीधा F डॉट एस कर दो अगर F जो है वो कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, जैसे फोर्स कितना था, ये था 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो मैं ये लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया। और अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो ये बन जाएगा 2 - 0, ठीक है, आई कैप, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, बाकी ओरली भी किया जा सकता है, 1 - 0 जे कैप। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग डॉट डॉट, ये बन जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। और जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता है, x से x कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, y से y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 0, यहाँ पे k कंपोनेंट 0 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ये बन गया 4 + 3 + 0 यानी कि 7 जूल। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमने निकाल लिया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी आंसर निकाल ही लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया, मुझे अभी तक तो कोई समस्या दिखाई नहीं दी। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में हमको जो फोर्स दे रखा था एक बार वापस देख लेते हैं क्या था। ठीक है, तो वो फोर्स था xi कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, कर लेते हैं, तो ये था xi कैप प्लस, वापस देख लेते हैं यार, भूल जा रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप, ये फोर्स था। ठीक है, अब देखो ये फोर्स वेरिएबल है, इस फोर्स को हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल मान लो ओरिजिन से उधर की तरफ जाएगा, जैसे हमने मार्क किया था कि इनिशियल पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन था, और फिर ये फाइनल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बता रखा कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करके इनिशियल से फाइनल पाथ पे गया है, वो नहीं बता रखा, लेकिन कहीं से तो गया है। ठीक है, कहीं से तो गया है, कहीं से भी जाए एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। ठीक है, कहीं से भी जाए वाई कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 से अगर 2 हुआ है तो डेफिनेटली बदला है, वाई कोऑर्डिनेट 0 से अगर 1 हुआ है तो डेफिनेटली बदला है, जेड कोऑर्डिनेट हो सकता है ना बदलाव, अगर इसी प्लेन में मोशन करके पहुंच गया होगा तो, या इस प्लेन से बाहर आके फिर वापस अंदर गया होगा तो जेड कोऑर्डिनेट भी बदल गया होगा। ठीक है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में वी कैन एक्सपेक्ट कि एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस हुए होंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे चेंजेस हुए होंगे, जेड कोऑर्डिनेट पे चेंजेस हुए होंगे, और जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ये फोर्स भी बदला होगा, क्योंकि ये फोर्स इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब पार्टिकल जिस जगह पे प्रेजेंट होगा उस जगह के कोऑर्डिनेट्स यहां पे डाल देंगे, तो उस समय उस जगह पे फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे हमें पता लग जाएगा। मतलब कि ये एक ऐसा फोर्स है जो स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू अटेन कर लेता है, तो इट्स अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के केस पे वर्क कैलकुलेशन के लिए वी कांट डू दिस, ये हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था,
हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए मैं आपको पहले एक थंब रूल बताता हूं जो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, एक थंब रूल का मतलब कि आप इसको बिना सोचे समझे हमेशा यूज कर सकते हैं। वो ये है कि ds वेक्टर, ठीक है, ds वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इनफैक्ट मैंने अभी कहा कि इट कैन बी रिटन एज, मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इट कैन बी रिटन एज दिस एंड इट शुड बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, ds को हमेशा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप ऐसे ही लिखना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो अब अगर मैं इस नियम के साथ यहां पे प्रोसीड करता हूं, f की जगह पे मैं लिख दूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम ds के साथ, dx है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना बन गया, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट वापस आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x dx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है, प्लस dz, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमको पता लग गया कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को अलग कर देते हैं। जैसे हमने वर्क को लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ x dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस डी जेड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट की लिमिट्स डालनी है, तो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, जैसे इस इंटीग्रल को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे 3 इंटीग्रल करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उनको ऐड करके इंटीग्रेट कर दें या इंटीग्रेट करके ऐड कर ले, तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे ऐड करके इंटीग्रेट करना था, मैंने कहा कि नहीं पहले इंटीग्रेट कर दो फिर ऐड कर देना। ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जैसे पता है कि मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डालनी है। इनिशियल वैल्यू किसकी, किसकी इनिशियल वैल्यू, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसकी इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की इनिशियल वैल्यू 0 थी। फाइनल वैल्यू किसकी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ उसकी, यानी कि 2, क्योंकि x की फाइनल वैल्यू 2 थी। ठीक है, यहां पे क्योंकि इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू y कोऑर्डिनेट की 0, फाइनल वैल्यू y कोऑर्डिनेट की 1। यहां पे इंटीग्रेशन क्योंकि z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू z कोऑर्डिनेट की 0, फाइनल वैल्यू वो भी 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम फिनिश करने जाएंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और 0 से लेके 2 तक। ठीक है, फिर ये बन जाएगा वाई क्यूब बाय 3। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, और ये बन जाएगा z। ठीक है, 0 से लेके 0 तक। अब हमें लिमिट्स डालना बाकी है तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0 से 2 जब यहाँ पे डालोगे तो x की जगह 2 डालोगे तो 4 बाई 2, तो ये बन जाएगा 2। फिर x की जगह 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। y की जगह पे 1 डालेंगे तो 1/3, फिर y की जगह 0 डालेंगे तो 0, और फिर z की जगह 0 डालेंगे तो भी 0, और वापस 0 डालेंगे तो भी 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 + 1/3, तो कितना हो गया ये 7/3 जूल। ठीक है, तो इस फोर्स का हमने वर्क निकाल लिया। अब जो फोर्स सेकंड पार्ट में दे रखा था हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है, उसका वर्क भी हमने निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, आए समझ में यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को पूरा किया है, प्लीज इस बात को नोटिस करो। ठीक है, हमको एक फोर्स, वापस देखते हैं, हमको एक फोर्स गिवन था, हमने ये नोटिस करा कि ये फोर्स वेरिएबल है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस को यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस को यूज करते समय एफ को तो तुम जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे रिप्लेस कर दोगे, और डी एस को तुम हमेशा ही इससे रिप्लेस करोगे। ये रिप्लेसमेंट करने के बाद तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेने से एक एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए तीनों को अलग कर दो। ठीक है, तीनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का फायदा ये है कि तुम्हें लिमिट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो एक्स की आएगी, यहाँ पे लिमिट आएगी वाई की आएगी, यहाँ पे लिमिट आएगी जेड की आएगी। इंटीग्रेट कर लो, लिमिट्स डाल दो, वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे देखते हैं तीसरा पार्ट जो था। ठीक है, तीसरा पार्ट जो था वो देखते हैं। तो
तो बच्चों मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ इस पर बने रहना मेरे साथ, और अगर तुम्हारी आदत है वीडियो को बीच बीच में छोड़ के जाने की, पॉज करने की, फिर वापस आके रिज्यूम करने की, वो मत करना। ये पूरा वीडियो तुम्हें सिंगल शॉट में देखना है, मतलब कि एक सेटिंग में देखना है, क्योंकि मैं अभी जो भी कर रहा हूँ एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग ऑलरेडी, यू माइट नॉट रियलाइज इट। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर तो अभी एग्जाम्पल करवा रहे हैं, जब सर समझाना स्टार्ट करेंगे तो मैं अटेंशन पे कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यू विल रियलाइज इट लेटर ऑन, ठीक है। या यूँ कह लेते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मेरे बताने से ज़्यादा रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कुछ चीज़ रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, और वो रियलाइजेशन तभी होगा जब तुम बैठ के मेरे साथ चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ थर्ड फोर्स जो हमने दिया था उसके ऊपर। तीसरा फोर्स मैंने लिखा था एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको, अरे और पीछे चला गया मैं। तीसरा फोर्स था, ठीक है, याद है क्या, इट वॉज एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। अब मेरा पहला सवाल तुम लोगों से है कि क्या ये फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, क्या ये फोर्स वेरिएबल है? तो ऑफ कोर्स, ठीक है, एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल अपनी जब कोऑर्डिनेट्स बदलेगा, जब वो ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, ठीक है, तो ये फोर्स भी बदलेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस पे रिलाय करना ही पड़ेगा, लिमिट्स इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल। तो ये बन जाएगा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। तो अभी तक तो कोई समस्या नज़र आ नहीं रही है, ठीक है। तो सर सब कुछ पहले जैसे तो चल रहा है, चल तो रहा है, अभी देख लेते हैं एक बार। एक्स वाई डी एक्स इनिशियल से फाइनल, और एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। इसके आगे अब मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद फिनिश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम ये कोशिश करोगे और फिनिश कर लोगे तो ही तुम्हें कुछ बातें समझ में आएंगी जो कि अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों मैं आप वीडियो को पॉज कर दो। ऑफकोर्स मैं तो नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में है मेरा कंट्रोल। आप पॉज करोगे मैं पॉज हो जाऊँगा, ठीक है। तो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, और अगर आपने इसको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि वो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है तुमने, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एंड आई बिलीव यू आर ऑनेस्ट इनफ कि आप अपना कमेंट को चेंज नहीं करेंगे जब आप मेरा आंसर सुनेंगे। तो जो भी तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, अच्छा अब मैं यहाँ पे भी हेल्प कर देता हूँ, लिमिट्स क्या क्या होंगी, ठीक है, तो मैं वो भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अब वैसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है यार, तुम लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि लिमिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरी हेल्प की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन चलो यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए लिमिट्स x की होंगी, यानी कि 0 से 2। यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए लिमिट्स y की होंगी, यानी कि 0 से 1। लो चलो मैंने ये हेल्प भी कर दी, अब तो पूरा कर लो, ठीक है। चलो अज्यूमिंग कि तुमने पूरा कर लिया है, अज्यूमिंग कि तुमने अपने आंसर्स को कमेंट्स में लिख दिया है, ठीक है। अगर तुमने इस स्टेप के आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है तो तुमने जो भी करा है वो गलत ही है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने जो भी करा है वो गलत है अगर तुम इस स्टेप के आगे बढ़ गए हो तो, क्योंकि इस स्टेप के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन में यहां पे आके अटकना ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं सॉल्व कर रहा हूं या कोई और बहुत बड़ा फिजिसिस्ट सॉल्व कर रहा है या कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन सॉल्व कर रहा है। इस स्टेप के आगे आके आपको अटकना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप के आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। सर ये सारी कहानी प्रीवियस क्वेश्चंस में तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, इस क्वेश्चन में हो रही है। सर क्यों हो रही है मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपको ये बात इंटीग्रेट करनी थी, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब आप ये इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो x के साथ साथ y भी प्रेजेंट है, ठीक है, x के साथ y भी प्रेजेंट है। तो जब पार्टिकल ओरिजिन से फाइनल पॉइंट पे जा रहा है x बदल रहा है, y भी बदल रहा है, लेकिन y किस प्रकार बदल रहा है ये हमें पता नहीं चला, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे y प्रेजेंट है तो इसका मतलब y कांस्टेंट तो नहीं है, y बदल रहा है, तो मैं y को इंटीग्रल के बाहर तो नहीं लेके जा सकता।
अब मैं अगर इसको बाहर नहीं लेके जा सकता तो मैं इंटीग्रल पूरा कैसे करूं फिर मैं, समझ आ रहा है? इसके आगे हम अटक जाएंगे। सेम प्रॉब्लम यहां पर है, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना, x साथ में बैठा है, लेकिन मैं करूं क्या इस x का, ठीक है? तो क्योंकि x बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो बाहर तो ले जा नहीं सकते, तो हम यहां पे आके अटक गए हैं, ठीक है? अगर हमको ये बता दिया जाए कि हम कौन से पाथ से लेके गए हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं पीछे जाता हूं, सपोज करो मैंने कहा कि भाई हम इस पाथ से लेके गए थे ऐसे, ठीक है, इस पाथ की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स बाई टू। तुम करके देख लो कि ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन से लेके जाता, सपोज मैंने ये बात बता दी होती, ठीक है, तो फिर हम अटकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर मतलब y और x में रिलेशन तुम्हें पता है। तुम्हें अगर मैं पाथ के बारे में जानकारी दे दूं तो इसका मतलब मैंने तुम्हें x और y में रिलेशन बता दिया है। उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ फॉरवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर मैं तुम्हें पाथ बता दूं तो तुम्हें इक्वेशन पता लग गई। इक्वेशन का मतलब तुम्हें x और y में रिलेशन पता लग गया और तुम उस रिलेशन को यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने जो इक्वेशन बताई थी कि y जो है वो x बाई टू है, तो उसके अनुसार मैं इस y की जगह पे x बाई टू डाल दूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे x की जगह पे 2y डाल दूंगा और फिर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। समझ में आई बात कि अगर इस क्वेश्चन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमें पाथ की जरूरत है, पाथ मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी कहानी क्यों नहीं हुई, यहाँ पे पाथ की जरूरत नहीं पड़ी? तो मैं उसका जवाब बताता हूँ बच्चों। जवाब यह है कि जो मैंने तुम्हें 3 फोर्स दिए थे इनमें फर्क था, ठीक है। देयर आर फोर्सेस जिनका वर्क कैलकुलेट करने के लिए, अब मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनना, देयर आर फोर्सेस जिनका वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें पाथ के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता दिए जाए तो हम वर्क कैलकुलेट कर पाते हैं। ये फोर्सेस की खासियत होती है, हमारी खासियत नहीं होती है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव, जो कि इस टॉपिक की डेफिनेशन है, देखो जो इस टॉपिक की हेडिंग है, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कैसे फोर्सेस को? जिनके द्वारा किए गए वर्क को कैलकुलेट करने के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन आवश्यक ना हो। दे दे तो बात अलग है, दे दो, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती उसकी। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। देन देयर आर फोर्सेस जिनमें वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पाथ पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो अगर तुम पाथ नहीं बताओगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितना वर्क हो जाएगा, ठीक है। जबकि कंजर्वेटिव में क्या होता है, पाथ कोई सा भी चुन लो, ठीक है, वर्क तो सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकलवाया था, तो नोटिस करो उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स कर दें अगर, तो हम पाथ कौन सा चूज कर रहे हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वर्क सेम आता है। वर्क केवल डिपेंड करता है चेंज इन हाइट पे। अब तुमने पाथ कौन सा चूज किया उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ग्रेविटी, द वेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? तो मैं इनके बारे में वापस बताता हूं। देयर आर सम फोर्सेज फॉर विच द वर्क डन बाय देम does not depend on the path taken by the particle. Such forces are called conservative forces. For conservative forces, whatever path we choose in moving from one point to the other point, the work will come out to be same irrespective of the path. ठीक है, ये बात मैं भी करके भी दिखाऊंगा, मतलब मैं अभी डायग्रामेटिकली बताऊंगा इस बात को। What are non-conservative forces? Now there are forces for which the work done by the force depends on the path chosen to move from initial point to final point. You change the path, the work done by the force will change. Such forces are called non-conservative forces. So in this example, this force was non-conservative and therefore we could not find the value of work done until we were given the path. Path बता दो तो वर्क आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क निकल के आता है। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं तक समझ में? तो मैं वापस जो मैंने बातें बताई एक बार और बता। इस क्वेश्चन को हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। मतलब कि
अगर ये पाथ है, मतलब अगर ये पाथ है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ एक्स, वाई की जगह पे लिख देंगे x/2, तो ये x² 2 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे x² इंटू वाई, वाई की जगह पे x को रिप्लेस करते हैं, y को नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होना है। तो x को मैं 2y लिख दूंगा, ठीक है। तो x को 2y लिख दूंगा, तो 2y का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4y², और एक y वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 4y³ हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और अब इस इंटीग्रल को अगर मैं पूरा करूँ, बच्चों मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम है इसलिए, तुम लोग पूरा कर लेना। इसका आंसर आएगा, जैसे x की जगह पे हम 2 डाल देंगे, तो x³ 6, तो 2³ तो 8/6, यहाँ से 8/6 आ जाएगा, और यहाँ से y⁴/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/3 + 1, तो ये आ गया 7/3। इंसिडेंटली ये पिछले वाले वर्क से मैच कर गया, पिछला भी इतना ही था ना। ये इंसिडेंस है बच्चों, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सेम आ गया, ठीक है। तो इंसिडेंटली प्रीवियस वर्क से मैच कर गया, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ इस बात पे कि कंजर्वेटिव, अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मैं एक दूसरा पाथ दे दूँ तो वर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ, ये 0,0 है और ये 2,1 है, ठीक है। तो अगर मैं y को लिखूं सपोज x²/4, ठीक है। तो अब ये एक पैराबोलिक पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। नोटिस करो, x को 0 डालेंगे y 0 आ जाएगा, x को 2 डालेंगे y 1 आ जाएगा। तो ये एक ऐसा पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट किया था, अब मैंने एक पैराबोलिक पाथ दे दिया है, ठीक है। तो हमने पाथ चेंज कर दिया है, तो आप इसको यूज़ करके भी कैलकुलेशन पूरी करके देख लेना। मतलब कैसे करोगे, y = x²/4 है ना, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लो, y को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो, सॉल्व करके देखो। तो इन जनरल यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम हेयर। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप करके देखना, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई, मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ, और फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो सपोज़ एक इनिशियल पॉइंट है, सपोज़ एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो हम अलग अलग पाथ से, जैसे इस पाथ को 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं। अगर हम अलग अलग पाथ से एक पार्टिकल को ट्रैवल करा रहे हैं, और हमने ये डिस्कवर करा कि वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट पाथ इज सेम एज वर्क डन बाय फोर्स इन द सेकेंड पाथ, विच इज सेम एज वर्क डन बाय फोर्स इन द थर्ड पाथ, विच इज सेम बाय वर्क डन बाय इन एनी अदर पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, मतलब जिस फोर्स की वजह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। इफ दे आर डिफरेंट, ओके, इफ दे आर डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट होना कोई मैंडेटरी नहीं होता, बट इन जनरल दे आर डिफरेंट। इफ दे आर डिफरेंट, ओके, देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है? देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो ठीक है, देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर बच्चों? तो रीआइट्रेटिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन, ठीक है, दोज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड इफ द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, देन द फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्या हम फोर्स के एक्सप्रेशन को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है? ठीक है, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर हम कर सकते हैं, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैंने ट्रिक पकड़ ली है, मैंने ट्रिक को पकड़ लिया है कि कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, कि जैसे मुझे पता था ये कंजर्वेटिव है, मुझे पता था ये कंजर्वेटिव है, मुझे पता था ये नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे? ठीक है, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुमने ट्रिक पकड़ ली है। तुम शायद ये सोच रहे हो कि आई कंपोनेंट के अंदर वाई या जेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, या जे कंपोनेंट के अंदर एक्स या जेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, या के कंपोनेंट के अंदर एक्स या वाई नहीं आना चाहिए। शायद तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ हो या एक्स का कुछ एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे सिर्फ वाई का एक्सप्रेशन हो या यहाँ पे सिर्फ जेड का एक्सप्रेशन हो, तो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा। शायद तुम ये सोच रहे हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये सोचा था तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम हाफ करेक्ट हो और हाफ गलत हो। ठीक है, मतलब
अगर ऐसा है कि x के साथ x ही है, जैसा कि यहां पे x का फंक्शन, और j के साथ y का फंक्शन ही है, और k के साथ या तो कांस्टेंट है या z का फंक्शन ही, अगर ऐसा है तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होने पर ही कंजर्वेटिव होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे फोर्सेस भी कंजर्वेटिव हो सकते हैं जिनमें I के साथ Y या Z प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मतलब अगर तुमने जो सोचा, जो मैंने कहा कि शायद तुम लोगों ने सोचा हो, अगर तुमने वो सोचा तो तुम हाफ करेक्ट थे। तुम इस बात में करेक्ट थे कि ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव होंगे, लेकिन ऐसे ही कंजर्वेटिव होंगे अगर तुमने ये सोचा है, तो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स लिख के दिखा देता हूँ कि जिसको, जो शायद आपको अजीब लगे, कि जैसे अगर सपोज मैं एक फोर्स लिखता हूँ कि F वेक्टर है, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2x क्यूब वाई जेड जे कैप एंड x क्यूब वाई स्क्वायर के कैप, ठीक है। ये फोर्स कंजर्वेटिव है, 100% कंजर्वेटिव है ये, ठीक है। इसमें जबकि I के साथ y और z प्रेजेंट है, j के साथ x और z प्रेजेंट है, k के साथ x और y प्रेजेंट है, तब भी ये फोर्स कंजर्वेटिव है। तो जिन लोगों को ये लगा कि I के साथ सिर्फ I ही होना चाहिए, J के साथ सिर्फ Y ही होना चाहिए और K के साथ सिर्फ Z ही होना चाहिए, तब ही फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ये गलत है। तब होगा, ये सही है, लेकिन सिर्फ मतलब अगर मैं एक ऐसा फोर्स लिख दूं, ठीक है, एनीथिंग, एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एनी फंक्शन साइन x कॉस x या कितना भी कॉम्प्लेक्स लिख लो, ठीक है, प्लस एनी फंक्शन ऑफ y, ठीक है, इसको मैं h लिख देता हूं, f मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको h, एनी फंक्शन ऑफ y इंटू जे प्लस एनी फंक्शन ऑफ z इंटू के। दिस इज श्योरली कंजर्वेटिव, दिस इज श्योरली कंजर्वेटिव, ठीक है, दिस इज श्योरली कंजर्वेटिव, ठीक है। पर जब ऐसा एक्सप्रेशन हो तब मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव, ठीक है। कैसे जज करना होता है ये मैं बता देता हूं, नहीं समझ में आए तो इस पोर्शन को स्किप कर देना, क्योंकि मैं अब जो आपको बातें बताने जा रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन वेदर सच अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है, ये बातें जनरली 11th ग्रेड में बताई जाती हैं या शायद तब भी नहीं बताई जाती हैं। तो अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो श्योरली आपके लेवल से थोड़ा ऊपर की चीज़ है। बिल्कुल बिना डरे उसको इग्नोर कर देना। अगर ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही तो आपको NSCGS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन बच्चों को दिमाग में रख के बता रहा हूँ जो थोड़े ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, थोड़ा ज़्यादा आगे तक का पढ़ना चाहते हैं और उनमें कैपेबिलिटी भी होती है, उनको दिमाग में रख के मैं कुछ आगे की चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड थ्योरी नोट्स आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, उनको डाउनलोड कर लेना। साथ में असाइनमेंट्स भी होंगे, आप उनको भी पढ़ लेना, उनको भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई ऐसे फोर्सेस का कैसे पता। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है, या सिंपली कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है। कांस्टेंट फोर्सेस का मतलब कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। सो कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है, यानी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कभी भी पाथ पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कांस्टेंट फोर्स, तो मैंने देखो तीनों कैटेगरी पकड़ी थी एक्चुअली, तुमको जब क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, ठीक है, तो देखो मैंने पहला फोर्स ऐसा ही दिया, पहला फोर्स मैंने कांस्टेंट दिया, ये कंजर्वेटिव था। दूसरा मैंने ऐसा दिया जिसमें आई के साथ केवल एक्स दिखाई दे रहा था या एक्स का फंक्शन था, जे के साथ केवल वाई या वाई का फंक्शन था, के साथ या तो कांस्टेंट था या यहाँ पे तो कांस्टेंट ही था, बाकी मैं तो ये दोनों मुझे पता था कंजर्वेटिव है, ये मुझे पता था नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें तीनों कैटेगरी के एक एक फोर्स दिए थे, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर फोर्स ऐसा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कंजर्वेटिव है, बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट हुआ तो भी हमें पता चल जाएगा कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो बच्चों इसके लिए ना हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बीमार आदमी की बीमारी को ढूंढने के लिए उस पर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि स्टेटस क्या है, वैसे ही हमको अगर एक फोर्स दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि पता लगाओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो हम एक टेस्ट रन करेंगे और टेस्ट से पता लगेगा कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है। इस टेस्ट को करने के लिए तुम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बला है, तो बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये डिफरेंशिएशन से ज़्यादा आसान होता है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ,
ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा, जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, मतलब पहले मैं लिख देता हूं फिर उसका सिंबल बनाऊंगा। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का पहले तो सिंबल देख लेते हैं। इसको हम ऐसे डेल, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है, इसको डेल कहते हैं, डेल, DEL, ठीक है, इसको डेल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, डेल ही वाला डेल, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स, ये जो सिंबल होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे y लिख देता हूं, अगर मैं यहां पे y लिख देता हूं, सो इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहां पे सपोज y लिख देता हूं तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, वील स्पीक इट आउट एज डेल y बाई डेल एक्स। ये है dy बाई डी एक्स, ये है डेल y बाई डेल एक्स, और इसको हम कैसे, ये है क्या, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो ये तो कहने और लिखने का तरीका हो गया, करना क्या होता है। तो सपोज देखो, सपोज y जो है ये एक्स स्क्वायर इंटू जेड टी है, सपोज ऐसा है, ठीक है, सपोज ये इस तरीके का है। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के अलावा तुम्हें अगर कोई सा भी दूसरा सिंबल या कोई भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है केवल उसी को वेरिएबल माना जाता है, बाकी सब कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा z इंटू टी, कॉन्स्टेंट्स को जैसे हम बाहर ले जाते हैं, इनको बाहर ले गए, छोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। देखो आएगा समझ में, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये बन जाएगा 2xzt। सपोज मैं इसी एक्सप्रेशन, इसको देखकर मैं कहता पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करो, तो हम क्या करते, हम एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रहने देते, t जैसा है रहने देते, और z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर होता एक्स स्क्वायर इंटू टी। सपोज डेल y बाय डेल t करना होता तो t को छोड़, मतलब तो ये एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रहता, z जैसा है वैसा रहता, और t का डेरिवेटिव हो जाता 1। समझ में आ रहा है, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है केवल उसी को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी वेरिएबल होने पर भी उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाता है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे लिखते हैं, क्या करना होता है, अगर वो समझ में आ गया तो अब मैं टेस्ट के बारे में बताता हूं कि एग्जैक्टली कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इसका टेस्ट कैसे करना है। तो वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं मैं, टेस्ट करना क्या था, मतलब कि कौन सा टेस्ट भूल गया मैं, तो टेस्ट करना था ये कि सपोज हमको एक फोर्स दिया जाए जो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लाइक सम फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों का हो सकता है, या 2 का हो सकता है, या 1 का हो सकता है, इंटू आई कैप प्लस सम फंक्शन अगेन तीनों का हो सकता है इंटू जे कैप प्लस सम फंक्शन, ठीक है। ये मैं नीचे सबस्क्रिप्ट जो लगा रहा हूं जेड वाई, ये बता रहा है कि ये पूरी चीज फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ये पूरी चीज फोर्स का वाई कंपोनेंट है, ये पूरी चीज फोर्स का जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमको एक फोर्स दिया गया, ठीक है, हमसे कहा गया कि भाई अच्छा चलो मैं इस पहले फोर्स के एग्जांपल ही दे देता हूं कि किस तरह के, जो एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया ही था, वो था 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2x क्यूब वाई जेड जे कैप प्लस x क्यूब वाई स्क्वायर। तो नोटिस करो कि ये पूरी जो चीज है ये fx को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। दिख रहा है ये fx इज अ फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। सिमिलरली ये fy को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x y z। ये रिप्रेजेंट कर रहा है fz को, विच इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली, z नहीं है इसमें। समझ आ गया। तो हमको एक फोर्स दिया जाएगा, उसके 3 कंपोनेंट होंगे, हर एक कंपोनेंट तीनों वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। हमसे कहा गया बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर मैं x कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ कर दूं, x कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ कर दूं और y कंपोनेंट का x के साथ कर दूं, पेयर बन गया x और y का, x का y के रेस्पेक्ट में और y का x के रेस्पेक्ट में करके
देखते हैं ये इक्वल आते हैं क्या। हो सकता है ना आए, हो सकता है आ जाए। ना आए, बात खत्म हो गई, नॉन कंजर्वेटिव है। अगर आ गए तो टेस्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये अगर आ गया तो अब दूसरा पेयर बनाओ। दूसरा पेयर मतलब ये पेयर एक्स और वाई के बीच में था ना, एक्स वाई जेड, तीन चीजें हैं, कितने पेयर बनेंगे? तीन पेयर बनेंगे, एक्स वाई, नेक्स्ट मान लो एक्स जेड। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जेड कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन अगर ये इक्वल आ गए तो टेस्ट आगे बढ़ाओ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब कौन सा पेयर रह गया? एक्स और वाई का हो गया, एक्स और जेड का हो गया, वाई और जेड का रह गया। ठीक है, तो डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो तीन पेयर में तीन, मतलब ये तीन इक्वेशन हमने चेक करी। अगर ये तीनों की तीनों इक्वेशन मान्य घोषित होती हैं, अगर ये तीनों इक्वेशन वैलिड आ जाती हैं, यानी कि तीनों का ही एलएचएस उनकी उनकी आरएचएस से इक्वल आ जाता है, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा होने पर ये फोर्स कंजर्वेटिव माना जाता है, अदरवाइज ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता। तीनों में से कोई भी एक वायलेट हो गई तो जहां वायलेट हुई है तुम वहीं पे अपना टेस्ट खत्म कर सकते हो और ये डिक्लेयर कर सकते हो कि ये फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो सर अगर मैं इस फोर्स के साथ ये कंडीशन चेक करूं तो क्या ये मैच करेगी? 100% मैच करेगी, बिल्कुल 100% मैच करेगी। ठीक है, करें? चलो करते हैं। तो पहली कंडीशन तो, अरे यार फोर्स मेरे को बार बार पीछे जाके देखना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको आप ये नोट कर लो। ठीक है, और या चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई। ठीक है, यानी कि इसमें से x को छोड़ के बाकी कांस्टेंट मान लो और फिर डिफरेंशिएट कर लो। अगर मैं x को छोड़ता हूं तो बाकी है क्या? 3y स्क्वायर z है, पहले लिख देते हैं। तो इस 3y स्क्वायर z को तो छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये बन जाएगा 6xy स्क्वायर z। अब चेक करते हैं कि अगर हम y कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या आता। तो y कंपोनेंट है ये रहा, और इसको हमें करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो x के सॉरी इसको करना है y के रेस्पेक्ट। अरे यार मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने गलत कर दिया एक्चुअली ना, मैंने x कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि मुझे y के रेस्पेक्ट में करना था। मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ठीक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हमें जो पहला डिफरेंशिएशन ये y के रेस्पेक्ट में करना था, तो y के रेस्पेक्ट में करना था, तो y स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर z, और फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर yz। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम करेंगे y कंपोनेंट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x को छोड़ दो, x को छोड़ के जो बाकी बचा वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे x क्यूब था, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना आ गया? तो ये हो गया 6x स्क्वायर yz। दोनों मैच कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसी तरीके से तुम और भी कंडीशंस को चेक कर सकते हो, जैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने x कंपोनेंट को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो x कंपोनेंट को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z के अलावा बाकी चीज़ों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम करेंगे z कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो z कंपोनेंट ये रहा, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y स्क्वायर को तो अलग कर दो, और यहाँ पे क्या है? x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो मैच कर गया क्या? मैच कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी मैच कर गई। थर्ड कंडीशन में तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, थर्ड कंडीशन थी कि y का z के रेस्पेक्ट में और z का y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये तुम लोग मैच करके देख लो, ये भी मैच होगी, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है ना, ये टेस्ट, ये याद रखना, दिस इज अ टेस्ट टू सी वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट।
ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा कि कोई भी हमें अगर फोर्स दिया जाए तो वो दो में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। वो या तो कंजर्वेटिव होगा या फिर वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि तुम किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से किसी भी एक फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए अलग अलग पाथ का चयन कर लो, अलग अलग पाथ को चूज करो एंड कैलकुलेट करके देखो वर्क, यू विल फाइंड कि सेम वर्क ही आएगा। इनफैक्ट हमें पाथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, पाथ की इन्फॉर्मेशन हुए पता चले बिना ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो from a certain initial point to a certain final point, then you must know the path between the two, like what path was chosen, because different amount of work will be done by the force on different path. Generally different होते हैं, कोई दो अलग अलग पाथ पे अगर वर्क सेम आ गया तो दैट वुड बी अ कोइंसिडेंस, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक फोर्स हमें कैसे पता लगेगा, एक फोर्स को देखकर कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहले तो हम कुछ विजुअल इंस्पेक्शन से ही पता लगा लेते हैं। मतलब अगर फोर्स कंजर्वेटिव दिखाई दे, कांस्टेंट दिखाई दे, ठीक है, तो वो श्योरली कंजर्वेटिव है। या अगर फोर्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई कैप के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक्स का एक एक्सप्रेशन है, यानी कि वो केवल एक्स का फंक्शन है। इसी तरह से जे कैप के साथ जो जे कैप का जो कोएफिशिएंट है वो सपोज अगर केवल वाई का फंक्शन है, और इसी तरह से के कैप का जो कोएफिशिएंट है अगर वो केवल जेड का कोएफिशिएंट है, तो ऐसे फोर्सेस श्योरली कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, ये जो मैंने कंडीशन बताई ये भी नहीं है, तो फिर एक गिवन फोर्स को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव डिसाइड करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करना पड़ता है, जो कि ये है, ठीक है। इसको रन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही हम फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी वायलेट हो जाए तो हम फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई गेस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की कहानी इतनी बहुत है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये बात कहानी हो गई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल फंक्शन की, ठीक है। तो मैं पहले बात करना चाहता हूं पोटेंशियल फंक्शन की, कि ये पोटेंशियल फंक्शन क्या बला है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम वर्क कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन ना करके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो और एक माइनस साइन और लगा दो, इससे जो चीज़ आती है उसे पोटेंशियल फंक्शन कहा जाता है, और उसे यू सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब कुछ खास डिफरेंट नहीं हुआ, वर्क कैलकुलेट करने की ही प्रोसेस है, ठीक है। बस एक इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, इसको पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। और पोटेंशियल फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड, ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है, तो पोटेंशियल फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो पोटेंशियल फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब कि पोटेंशियल फंक्शन का फ़ायदा क्या है? पोटेंशियल फंक्शन की वजह से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम उसका पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, और पोटेंशियल फंक्शन अगर डिफाइन हो चुका है तो उसका वर्क लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे उसका वर्क हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, माइंड यू, ठीक है, ये माइनस साइन की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये जो माइनस साइन है ना इसकी वजह से, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल कर दो, ठीक है, इससे तुम्हें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बातें बताई है, ये और ये इसको प्लीज़ याद रख लो, इसको रट लो, जब क्वेश्चन आएगा तो तुम अपने आप ही तुम इसको यूज़ कर पाओगे अगर तुम्हें याद हुआ तो, ठीक है। तो ये हमने अभी पोटेंशियल फंक्शन लिख लिया है,
ठीक है, और पोटेंशियल फंक्शन को यूज़ करके वर्क कैसे निकालते हैं वो देख लिया है। अब मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक्चुअली हमने ये जो यू लिखा है दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ठीक है, तो इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? शेप, साइज, लोकेशन इन स्पेस, इन चीज़ों से, मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या शेप है, क्या साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी is defined only for conservative forces. Potential energy is defined only for conservative forces, and different type of forces will have different type of potential energy. For example, electric forces की अगर बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस, जैसे अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो उसके लिए इलास्टिक एनर्जी डिफाइन होती है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अलग अलग टाइप के फोर्स के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। समझ आ रहा है? सो एवरी कंजर्वेटिव फोर्स कैन हैव इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सो एवरी फोर्स कैन हैव इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब जैसे मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे करें? मैंने क्या बताया था कि ये जो पोटेंशियल फंक्शन है जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। करेक्ट है? अब देखो, सपोज हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चुना। ठीक है, हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चुना, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वाई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या तुम m इंटू जी इंटू माइनस जे कैप लिखोगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल, जैसे m मास के पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो एम जी इंटू माइनस जे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू माइनस जे डॉट एस, और एस को हम हमेशा ही डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम ये डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो नोटिस करो यहाँ पे केवल जे कंपोनेंट है, तो ये सिंपली माइनस एम जी डी वाई बन के रह जाएगा। ठीक है, इस माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एम जी डी वाई बन गया, यानी कि ये एम जी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। और नोटिस करो कि अगर हम वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन पे लिए हुए हैं तो एम वाई कोऑर्डिनेट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये बन गया एम जी एच प्लस सी। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम एम जी एच प्लस अ कांस्टेंट लिखते हैं, और वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने कहा था कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर लो, तो इस हिसाब से मैं ये सेम वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर सकता हूं, यानी कि एम जी एच इनिशियल प्लस सी, ठीक है, और एम जी एच फाइनल प्लस सी कर सकता हूं। नोटिस करो सी कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा एम जी इंटू एच इनिशियल माइनस एच फाइनल। ये वही फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस क्लास में डेराइव किया था वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए। मतलब मैं यहाँ पे तुमको वैलिडेशन दे रहा था उन चीज़ों का जो मैंने तुम्हें अभी बताई है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो टू लर्न तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें याद ये रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम एम जी एच प्लस कॉन्स्टेंट लिखते हैं। क्लियर है बच्चों?
ठीक है। इसी तरीके से वी कैन टॉक अबाउट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, इसी को x इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। अब अगर हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, ठीक है, तो हमने इधर फोर्स लगा रखा होगा, लेकिन स्प्रिंग ने जो फोर्स लगा रखा होगा वो तो इधर लगा रखा होगा। दिस इज फोर्स बाय स्प्रिंग विच इज kx, वेयर ये पॉइंट अभी x कोऑर्डिनेट हुआ ना, ये इलोंगेशन, जैसे ये पार्ट, ये वाला पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो x इंडिकेट्स द इलोंगेशन। ठीक है, तो फोर्स kx है और फोर्स उधर लगेगा, हमने इधर लगा रखा है, स्प्रिंग उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, स्प्रिंग इस एंड को इधर लाने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स बाय स्प्रिंग ये माइनस kx आई कैप हो गया, नोटिस कर लो, ये माइनस kx आई कैप हो गया। बस अब इसको u वाले फॉर्मूले में डाल दो, माइनस एफ डॉट डी एस करना होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन f की जगह पे आ जाएगा माइनस kx आई कैप। ठीक है, डी एस को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स विच इज लाइक के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखो आ रहा है क्या समझ में, इस कॉन्स्टेंट को हम जनरली 0 मान लेते हैं। ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं मानी जाती है, तो सी को 0 मान लेते हैं। तो स्प्रिंग एनर्जी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर जब भी हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग कैलकुलेट करना होगा, हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर सकते हैं, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्क डन बाय स्प्रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के सेशन में हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी। हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सीखा, हमने ये भी सीखा कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, और फिर अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो हम उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि हम वर्क लिख पाते हैं। बच्चों एक चीज़ अभी भी दिमाग में आई, मैं वो और बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ अभी भी दिमाग में आई है, वो भी बता देता हूँ। हमने ये तो देख लिया कि अगर f गिवन है, कहाँ गया, हमने ये देख लिया कि अगर f गिवन है, ठीक है, हाउ टू फाइंड c, हाउ टू फाइंड u। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं u इक्वल टू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। पर उल्टा करना हो तो, ठीक है, उल्टा करना हो तो व्हाट इफ u इज गिवन एंड f इज आस्क्ड। अब क्या करेंगे बता देता हूं मैं, अगेन बच्चों ज़्यादा डिफिकल्ट लगे इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर u गिवन है तो u, ठीक है, u भी मान लो x y z तीनों का फंक्शन हो सकता है, ये एक स्केलर थिंग है इसलिए i j k नहीं लिख रहा हूं मैं। तो हमें क्या करना होता है, माइनस ऑफ u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, फिर u का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, इसके साथ j लगा दो, और u का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, इसके साथ k लगा दो। दिस विल गिव यू, ठीक है, द फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज u की वैल्यू है माइनस 3x, नहीं 3 नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना बच्चों। माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर z, और अब हमसे कहा गया फोर्स निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, माइनस ऑफ, ठीक है, डेल u बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल u बाय डेल z के कैप प्लस डेल u बाय ये यार क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट बच्चों, ठीक है,
डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो देखो एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, u को जब मैं यहाँ डालूंगा तो एक माइनस बाहर जाएगा, यहाँ डालूंगा तो भी बाहर जाएगा, यहाँ तो ये कट जाएगा। मतलब कि पहले तो इस माइनस का इलाज कर देते हैं, समझ आ रहा है? ये माइनस ऑलरेडी बाहर था, u में भी एक माइनस साइन है, तुम यहाँ पे डालोगे तो माइनस बाहर निकल के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का केवल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर और z जैसा है उसे रहने दो, केवल x को डिफरेंशिएट कर दो, तो 3x स्क्वायर आई कैप। ठीक है, सिमिलरली अब y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z को मत छेड़ो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये j कैप हो गया। अब z के रेस्पेक्ट में करना है तो z को मत छेड़ो, सॉरी x को मत छेड़ो, y को मत छेड़ो, z का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये फोर्स आ गया। नोटिस करो मैंने यही फोर्स थोड़ी देर पहले यूज किया था और मैं बिल्कुल श्योर था कि फोर्स कंजर्वेटिव आएगा। क्यों श्योर था मैं? अरे भाई u को लिखकर अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं तो इसका सीधा मतलब ये हुआ ना कि इस फोर्स के लिए u डिफाइंड है, और अगर इस फोर्स के लिए u डिफाइंड है तो फोर्स तो कंजर्वेटिव ही होगा ना। इसीलिए मैं बिल्कुल श्योर था। मैंने कहां पे यूज किया था इसको बच्चों, दिखा देता हूं तुम लोगों को, जब मैं तुम्हें टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा था। देखो ये रहा फोर्स, ये फोर्स दिया था मैंने और मैंने कहा था कि ये 100% कंजर्वेटिव आएगा। ये वही फोर्स है जो मैंने अभी निकाला है। तो ये फोर्स मैंने कैसे लिखा था? मैंने मेंटली एक फंक्शन सोचा u का और मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया मेंटली और सीधा यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैंने u को इमेजिन करा और u को डिफरेंशिएट करके ये फोर्स बनाया था, तो मुझे पता था कि ये फोर्स कंजर्वेटिव आने वाला है। यानी कि अगर मैं समझ रहा हूँ, देख लो ये वही फोर्स है, जैसे ये देख लो, ये सेम फोर्स है। तुम कॉपी पे नोट करके डिफरेंस मैच करके देख लेना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे 20 कंजर्वेटिव फोर्स लिख के दिखाओ, तो तुम ऐसे 20 एक्सप्रेशन लिखना, कुछ भी लिखना जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जैसे तुम चाहो तो u को लिख देना एक्स वाई जेड, तुम चाहो तो लिख देना एक्स स्क्वायर वाई 6 इंटू जेड, जरूरी है तुम तीनों यूज करो, तुम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देना। ठीक है, या तुम लिख देना एक्स स्क्वायर, तुम एक्स वाई जेड का कोई सा भी फंक्शन लिख दो, बस वो डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये डिफाइंड और कंटिन्यूअस क्या होता है तुम्हें नहीं पता, बस तुम लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। ठीक है, उसको यूज करो इस फॉर्मूले में, उससे एक फोर्स आएगा, वो फोर्स 100% कंजर्वेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। अब खत्म करते हैं सेशन को। आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन। आज के सेशन में मैंने ऐसा बहुत कुछ बताया है जो मैं नॉर्मली एनएसजीएस में नहीं बताता हूँ। ये इनफैक्ट आज का पूरा सेशन ही ऐसा था जो एनएसजीएस के बच्चों को नहीं बताया जाता है, नहीं बताना चाहिए। मैंने केवल स्पेशली उन बच्चों के लिए बताया जो थोड़ा एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हैं एट योर एज। ये सारी चीज़ें 11th ग्रेड में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आज का सेशन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम नेक्स्ट सेशन से रिज्यूम करना। नेक्स्ट सेशन में हम आसान आसान चीज़ें करेंगे या वो चीज़ें करेंगे जो एनएसजीएस लेवल के लिए रेलेवेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।